एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री 2016 के पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए, बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है कि कोई भी कोई भी एटम कितना इजीली जो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ये लोन पेयर फैसाइल होता है डोनेशन के लिए। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इधर विड्रॉ करता है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। अब आइए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ NH है, यहाँ NH है, इसके साथ एक NH2 लगा है, यहाँ NH है। तो हमको इसकी बेसिसिटी को कंपेयर करना है जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो यहाँ पर और यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, जबकि यहाँ पर ये sp3 है। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज करता है, जैसे sp2 है तो वहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज़्यादा है नाइट्रोजन का, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर रखना चाहेगा, डोनेट नहीं करना चाहेगा, तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इससे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ का। तो देखिए फोर्थ में क्या है कि दो NH2 ग्रुप लगे हैं और थर्ड में जो है एक ही NH2 है। अब ये NH2 का क्या रोल है यहाँ पर, देखिए ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कंजुगेशन में जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उतना ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर एक NH2 ग्रुप है जबकि यहाँ पर दो NH2 ग्रुप है। दैट मीन्स कि ये जो NH ग्रुप होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में। तो फोर्थ का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा, देन थर्ड होगा, देन फर्स्ट होगा, देन सेकेंड होगा। तो फोर्थ का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद थर्ड होगा, देन फर्स्ट और सेकेंड। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए क्या रिएक्शन में यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपको टर्शियरी ग्रुप है। ठीक है, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ डोनेट करेगा और ये H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ H आया, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हम सब जानते हैं कि क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है। अब क्या होगा कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा तो ये कार्बोकैटायन अब यहाँ पर आ जाएगा जो कि टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा और ये स्टेबल होगा। तो इसके बाद ये जब स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा तब यहाँ से आयोडाइड माइनस आएगा और इस पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो C होगा। क्लियर है, समझ में आया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये H यहाँ पे जुड़ा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया, तो एक मिथाइल यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आपके मिथाइल प्लस आयोडाइड, तो यही आपका प्रोडक्ट है। ये जस्ट इसने रिवर्स करके लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स द एक्वस हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि यहाँ पर वाटर होगा। वाटर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। मतलब जहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा वहाँ पर वो इजीली अटैक हो सकता है। तो अब देखिए सबसे पहला जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ पर O है और यहाँ पर OMe है, यहाँ पे NH2 है। तो देखिए NH2 क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट मीन्स कि ये जो कार्बोनिल का कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर तो सबसे कम अटैक होगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, देखिए यहाँ पर OMe, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है और प्लस R इफेक्ट भी शो कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा रेजोनेंस के थ्रू और माइनस आई के थ्रू खींचेगा भी। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, वो होगा Cl। तो Cl माइनस सबसे ज़्यादा खींचेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी रिएक्टिविटी फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी आपकी सबसे ज़्यादा है, यहाँ 2 केस हो सकता है। अब देखिए इसके बाद किसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो आपने देखा कि सबसे कम रिएक्टिव NH2 ग्रुप है, तो वो सिर्फ इसी में है। तो इसका मतलब D ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब देखो सेकंड में एनहाइड्राइड है, जबकि थर्ड में आपका OMe ग्रुप है। तो यहाँ OMe ग्रुप मैंने बोला प्लस R और माइनस I दोनों शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है कि ये ऑक्सीजन दो कार्बोनिल ग्रुप को माइनस I इफेक्ट के थ्रू खींच रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा जब यहाँ से कंपेयर अगर करेंगे तो, ठीक है। तो इस वजह से सेकेंड का आपका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है कंपेयर टू थर्ड। तो रिएक्टिविटी सेकेंड की ज़्यादा है थर्ड की कंपेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कायरल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। तो देखिए सबसे पहले कायरल देखना होता है। तो कायरल जब भी आप देखोगे तो जैसे सेंटर से जब भी देखोगे ना, तो वहाँ पर दो आपको डबल बॉन्ड दिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे एलिन सिस्टम तो आप सब लोग जानते हो, ये एलिन का सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए ऑप्शन ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर मान रहा हूँ इसको, तो अगर ये जा रहा है तो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है। अगर मतलब आपके पास इवन पाई बॉन्ड है तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो कायरल होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक। तो अब यहाँ सेंटर से हम जा रहे हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये कायरल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दो Cl एक ही कार्बन के पास प्रेजेंट है, तो ये नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर यहाँ से जाएंगे तो एक पाई बॉन्ड ये, दूसरा, तीसरा, तो तीन हो गए। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखिए सेंटर से आपके एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, दो पाई बॉन्ड है, और ये Cl है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ H है। तो ये एलिन टाइप का सिस्टम है। तो इस वजह से क्या है कि ये कायरल है आपका। तो C ऑप्शन करेक्ट है। अब D का भी देख लेते हैं हम। तो देखिए D में भी क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जैसे अगर सॉलिड लाइन पे दिया है ना, तो ये तो प्लेन में है, लेकिन ये जस्ट 90 डिग्री है, ठीक है, वो एबव द प्लेन है। तो अगर ये Cl की जगह H होता ना, तो ये भी कायरल होता, लेकिन यहाँ पर दो एटम सेम कर दिया, तो इसलिए ये कायरल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कन्वर्जन ऑफ थैलिक एल्डिहाइड इनटू 2 हाइड्रोक्सी मेथाइल बेंजोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब पहले थैलिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए थैलिक एसिड तो आप सब जानते हैं कि COH, ये यहाँ पर OH लगा होता है, तो COOH ये थैलिक एसिड होता है। अब एल्डिहाइड करना है तो सिंपल O को हटा दो, H हो जाएगा। अब इसका कन्वर्जन कर रहा है किसमें, देखो ये बेंजीन रिंग बना रहा है, एक तरफ यहाँ OH है और दूसरी तरफ ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको एल्डिहाइड से देखो ये अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक मिनट जस्ट, हाँ, अब देखो यहाँ पर CHO है, यहाँ CHO है, तो एक जगह पे एसिड बनेगा, दूसरी जगह एल्कोहल बनेगा, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो सकती है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है ये, ठीक है। एल्डोल हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने बता दिया। स्माइल रीअरेंजमेंट ये है नहीं, वेटिंग रीअरेंजमेंट है नहीं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हेक्सेन्स। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है ना, वो कितना ज़्यादा कार्बन का लंबा एल्काइल चेन है, जितना ज़्यादा चेन होगा उतना ज़्यादा उसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखो ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा ब्रांचिंग है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फर्स्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड का होगा, देन आपका फोर्थ का होगा। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होगा, तो सेकेंड होगा। उसके बाद फोर्थ होगा, देन थर्ड होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं आप लोगों को ये वीडियो का मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं काफ़ी आप लोगों के लिए मतलब मेहनत करता हूँ। तो अगर आप लोगों मतलब चैनल को मेरे आगे जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तो उससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ज़रूर करते रहिए, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मैं और अपने अंदर इम्प्रूव करूँगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है।
तो यार प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, और अगर पहली बार आप चैनल में विजिट करो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो कि फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर इन ए बीकर, प्रेडिक्ट फ्रॉम विच सॉल्यूशन CaF2 KSP इसका दिया है विल प्रेसिपिटेट। अब देखो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सपोज AgC, मतलब मैं यही ले रहा हूँ, कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, तो ये कैल्शियम 2 प्लस 2F माइनस में डिसोसिएट होगा, राइट। अब देखो इसको डिसोसिएट करने के लिए क्या होगा कि इसको जैसे ये किसी सॉल्यूशन में है, अगर उस सॉल्यूशन के साथ इसका सॉल्युबिलिटी जो है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP अगर ज़्यादा है उसके आयनिक प्रोडक्ट से, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब कैल्शियम 2 प्लस इंटू F माइनस का स्क्वायर, अगर इससे जो KSP की वैल्यू है अगर ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी सॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉल्युबल होगा ही नहीं। तो जस्ट यही चीज़ आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। देखो कैल्शियम 2 प्लस का दिया है कंसंट्रेशन, ये दिया है, और 100 ml F माइनस का कंसंट्रेशन ये दिया है। सिंपल आपको देखना है कैल्शियम 2 प्लस 10⁻⁻4, हमको 10⁻11 से कम रहेगा तभी प्रेसिपिटेट होगा, ज़्यादा होगा तो मतलब जैसे इससे अगर ज़्यादा होगा तो मतलब हो गया कि क्या, कम हो गया ना, ठीक है। मतलब ये निगेटिव है तो रिवर्स सोचो कि जस्ट अगर इससे ज़्यादा हो गया मतलब वो वैल्यू कम होगा अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है KSP से तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ 10⁻⁻4 है, यहाँ 10⁻⁻4 है, तो इसका अगर स्क्वायर कर दोगे आप 10⁻⁸ होगा, और 10⁻8 10⁻4 10⁻12 होगा। दूसरा केस देखो यहाँ पर सेम है, मतलब 10⁻8 यहाँ होगा, और यहाँ पे -5 है तो 10⁻13 होगा। अगर यहाँ देखें हम 10⁻6 और 6 और +2 10⁻8 होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो 10⁻12 होगा। तो अब सारे में देखो कि ये जो है ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर भी 10⁻12 है, तो केवल C ऑप्शन जो है यहाँ पर देखो कि 10⁻8 है, दैट मीन्स कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। तो प्रेसिपिटेशन का क्राइटेरिया क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये प्रेसिपिटेट होगा C के केस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटरफेरेंस एंड इक्वेशन इज इक्वल टू MC²। द बिहेवियर ऑफ लाइट इन दीज केस। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब क्या होता है कि एक फोटॉन इंसिडेंट होता है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, तो वहाँ उसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस, मतलब दो वेव चल रही हैं, ठीक है, उनका आपस में मिक्सिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग मतलब वो बिलो जाएगा, तो वो क्या होता है वेव कैरेक्टर वो बताता है। तो पार्टिकल और वेव हो गया। इसके बाद E इक्वल टू MC², ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है जो कि पार्टिकल होता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर पार्टिकल वेव और पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा, तो यार अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ए सैंपल दिया है 4.6 ग्राम का N2O4 का, ठीक है, इन 1 लीटर फ्लास्क में लिया है, और इतना डिग्री टेम्परेचर है इसका, और डिसोसिएट हो रहा है पार्सली टू NO2, और इफ द इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 1.5 atm देन कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिसोसिएटेड, एज्यूम द परफेक्ट गैस बिहेवियर। तो देखिए भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। N2O4 डिसोसिएट हो रहा है किसमें, NO2 में, तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2NO2 होगा, ठीक है। अब देखो इनिशियली कितना है इसका 4.6 ग्राम है, तो 4.6 ग्राम ऑफ N2O4 है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा इसका, तो आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 40 × 2 मतलब 28 प्लस 64, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 2 और 92 आएगा, तो ये 92 से आप जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.05 मोल आएगा, ठीक है। तो इनिशियल जो इसका है वो 0.05 मोल है N2O4 का, और इसका 0 है,
एट ए टाइम टी पर जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है, तो सपोज इसका अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका NO2 का कितना होगा, 2 अल्फा डिसोसिएट होगा, और ये कितना बचेगा 0.5 माइनस अल्फा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कितना होगा, वो होगा 0.05 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो इज इक्वल टू आएगा 0.05 प्लस अल्फा आएगा, राइट। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका N2O4 का है मोल्स, ये NO2 का है। अब इसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 0.5 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस अल्फा, ये हो गया आपका N2O4 का मोल फ्रैक्शन, और इसका हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस अल्फा। अब देखो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा पीए का, ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मतलब ये 1.4, तो ये पी टोटल है, और ऐसे ही इसका जो पीवी होगा, इसका जो मतलब पार्शियल प्रेशर होगा NO2 का, वो होगा मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ठीक, तो अब देखो ये हमको पीए और पीवी मिल गया, तो अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी लिखें तो केपी बराबर क्या होगा, NO2 के एक्टिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2O4 का कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक, अब पार्शियल प्रेशर इसका भी मिल गया है हमको, और ये भी है, तो दोनों को आप रख के जब सॉल्व करोगे तो एक्चुअली यहाँ पर इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की भी वैल्यू देनी चाहिए थी, तो जिसके विदाउट इसके हम लोग यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिसोसिएट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी अभी तक जो मैंने इसमें देखा, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर नहीं दी रहेगी तो ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका मतलब सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या टेलीग्राम पे इसको डिस्कस करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व होगा ये आगे। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं अभी। तो इसमें क्या है कि देखो यहाँ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एंड टॉल्यूइन रिक्वायर इतना एंड इतना सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू फ्लो थ्रू द कैपिलरी ऑफ एन ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड टॉल्यूइन इतना दिया है और विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया है, तो विस्कोसिटी ऑफ टॉल्यूइन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो यार, ये ओस्टवाल्ड विस्कोमेट्री का अगर आपको फार्मूला नहीं पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओस्टवाल्ड विस्कोमेट्री का जो फार्मूला है, तो यहाँ पे जो ईटा होता है, मतलब जो विस्कोसिटी होता है, ये होता है पाई इंटू टी इंटू पी आर टू दी पावर 4 अपॉन में 8 इंटू वी इंटू एल होता है। अब देखो टी यहाँ पे क्या है, फ्लो रेट है, मतलब टाइम कितना लग रहा है, हाँ, और पी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कि कितना प्रेशर लग रहा है कैपिलरी में, आर क्या है, कैपिलरी का रेडियस है, एल कैपिलरी का लेंथ है, कितना फील है, वी जो है उसका वॉल्यूम है, और ईटा विस्कोसिटी है। तो ये देखो यहाँ पर देखना है कि मेनली ईटा किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखो यहाँ क्या चीज़ें दी हैं, एक तो आपको दिया है कि टाइम, तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा आपको डेंसिटी दिया है। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाई रो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वी का, अगर वी की जगह अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो एम बाई रो होगा, तो रो ऊपर आ जाएगा, मतलब टी इंटू रो बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो ईटा 1 इक्वल टू हो जाएगा T1 M1 रो 1। ऐसे ही ईटा 2 आप निकाल लो तो वो हो जाएगा T2 रो 2 अपॉन M2। अब T2 जो ईटा 2 है ये टॉल्यूइन का है, तो आप निकाल लो ईटा 2 बाई ईटा 1। ईटा 1 जो है वाटर का है, तो ये होगा T2 इंटू रो 2 अपॉन में M2, और इसको फिर डिवाइड कर दो, तो ये होगा T1 रो 1 डिवाइडेड बाई M1। तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू पूरा रखिए। ठीक है, आपको T1 T2 दिया है, मैंने सब कुछ बता दिया, ईटा 1 भी दिया है, सिर्फ ईटा 2 निकालना है टॉल्यूइन का। आप बहुत ही इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए कि कितना आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, देन मैं इसको आपको आंसर बता दूंगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बिटवीन HCl एंड NaOH। अरे ये क्वेश्चन तो आज सुबह ही डिस्कस किया गया है।
ठीक है, ग्रुप में डिस्कस हो रहा था, ये क्वेश्चन मैं देखा और उन्होंने सही किया है। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। कि देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इतना है, और HCN और NaOH का दिया है आपको 3 कैलोरी। ठीक है, तो दोनों की यूनिट सेम है। हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HCN निकालना है इन किलो कैलोरी। तो H प्लस और OH माइनस के साथ जो आपने रिएक्शन किया वो आपका वाटर बना। ठीक है, उसके लिए जो दिया है आपका, देखो ये -13, एक्चुअली ये हीट रिमूव होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको निगेटिव लेते हैं। -13.7 किलो कैलोरी पर मोल है। और दूसरा आपका क्या है, HCN है, तो यहाँ पर क्या होगा कि H प्लस और आपका जो है CN माइनस, मतलब HCN और OH माइनस है, तो HCN और OH माइनस ये आपका रिएक्शन करके क्या देगा, वाटर प्लस CN माइनस। तो यहाँ पर क्या है, -3 किलो कैलोरी है। अब देखो इस रिएक्शन को इस टाइप से सेट करना है आप लोगों को कि जैसे यहाँ पे आप HCl लिख सकते हैं, मतलब यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर आपका HCl बनना चाहिए। ठीक है, नीचे। तो आप क्या करो कि इसमें से इस क्वांटिटी को आप घटा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ने सॉल्व किया है, लड़कों ने, तो देख लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑर्बिटल द साइन ऑफ द लो डेजिग्नेट। देखो कोई भी ऑर्बिटल होता है, जैसे S ऑर्बिटल होता है पॉजिटिव लिखा होता है, P ऑर्बिटल होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। तो ये बोल रहा है कि इसके साइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये एक्चुअली साइन जो है ना, ये वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन जो है ये आपका दो फंक्शन होता है, मतलब एक होता है पोजीशन XYZ और दूसरा होता है टाइम, दोनों का फंक्शन होता है। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम पे वेव फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब वो साइन ऑफ वेव फंक्शन देता है। ठीक, जो लोस होता है ये पॉजिटिव, उसका निगेटिव साइन, ये उसके वेव फंक्शन के साइन को मेनली डेजिग्नेट करता है। ठीक है, तो ये एट ए मतलब जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे सॉरी एस साई इक्वल टू ई साई, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका जो है साई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या है कि जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो। ठीक है, वैसे रिएक्शन को हमको ढूंढना है। तो पहला रिएक्शन है, देखो यहाँ पर जो है H2O2 है, H2O में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीजन का आप देखोगे तो -1 है, यहाँ -2 है और यहाँ 0 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, एक तरफ -1 से -2 जा रहा है, दूसरी तरफ -1 से 0 जा रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो यही डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखो इसके लिए कैसे आपको सॉल्व करना होता है ना, ये मैं बता दे रहा हूँ एक ट्रिक आपको, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको। Ma3 और आपका B2C टाइप का ये कंपाउंड है। देखो ये OH को मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, तो Ma3B2C टाइप का है। अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट करूँ तो ये कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हमको दे सकता है, ये हमको बस देखना होता है किसी भी आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप लोग इसको ज़्यादा डिटेल में चेक करना चाह रहे हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखो यहाँ A और A का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, सॉरी ये कॉम्बिनेशन आपको 2 का बनाना होता है। ठीक है, A B और देखो एक 3A हो गया, B हो गया एक, अगला BC। तो ये एक सेट हो गया जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब जो अगर रिपीट हो रहा है कोई चीज़ तो वो आइसोमर्स इनएक्टिव होता है। मतलब ये आप बस ये ज्योमेट्रिकल के लिए याद रखो, उस चीज़ को आप अभी मत याद रखो, वो ऑप्टिकल के लिए है। तो ज्योमेट्रिकल में आपको डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट बना के बस देख लेना है, सिंपल। तो यहाँ पे Ma3B2 है, तो यहाँ पर AA AB BC एक अरेंजमेंट हो गया।
दूसरा क्या हो सकता है कि ए को सेम रखो, आप यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बी कर सकते हो और ए सी कर सकते हो, ठीक है। चेंज हुआ, तो ये एक अरेंजमेंट है। इसके बाद आप क्या करोगे कि एक अरेंजमेंट और हमारे पास हो सकता है क्या, क्या होगा, देखो ये हो सकता है आपका ए, ठीक है, और ए बी, और यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉरी ये यहाँ पर आपका जो है ए बी और दो ए हो गए, दो बी हो गए और ए सी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर तीनों सेट डिफरेंट है, तो ये तीन इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरीका है किसी भी कंपाउंड का निकालने के लिए। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयंस, ये इतने में से आर डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का क्राइटेरिया जानते हो, मतलब कोई सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है आपको, कैसे ढूंढोगे यार बताओ। तो यहाँ क्या करना है कि सिंपल देखो, आयरन का यहाँ क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो D5 होगा, 3 4 5, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो SCN माइनस मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 4s1 3D10 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला D10, मतलब पूरा फिल है, मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा। COCl2 माइनस, यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका क्या होगा, D7 होगा, ठीक है। D7 आप भर दो, 1 1 2 3 4 5 6 7, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो इसके चेक कर लेते हैं NiCO4, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 4s2 3D8 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि D8 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये पेयरिंग हो जाता है, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। ऐसे ही प्लेटिनम है, सेम फैमिली का ग्रुप है निकल के ही। अब यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है, ये प्लेटिनम जो है ये Cl यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम के जितने कॉम्प्लेक्स हैं सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, पैलेडियम के भी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जितने भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो भी स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, तो ये भी क्या है आपका डायमैग्नेटिक है। तो 3 हैं आपके डायमैग्नेटिक, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि when 27 ग्राम ऑफ N2O5 was reacted with 10 ग्राम ऑफ वाटर, 27 ग्राम of नाइट्रिक एसिड was obtained, what is the percentage yield of नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले देखो कि एक आप फार्मूला बना लो कि क्या बन रहा है, N2O5 प्लस वाटर आपका रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, HNO3, ठीक है। तो आप यहाँ पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गई। अब इसके बाद देखो कि इतना 27 ग्राम ऑफ N2O5, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो कि यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं। तो जब आप मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो इसका 108 आएगा, ठीक है। तो 108 ग्राम से रिएक्ट करता है तो इसका 126 ग्राम जो है बनता है, ठीक। तो इतने ग्राम से इतना ग्राम बना रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनाएगा, 126 डिवाइडेड बाई 108, तो 27 से कितना बनाएगा, 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जितना आएगा आपका, ठीक है, जो भी आंसर आपका आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास आया था, तो आप देख लीजिए जो भी वैल्यू आपको मिलेगी ये आपका हो गया क्या, थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल यील्ड, इतना आना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला कि 27 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हुआ है, तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक। तो अब हमको परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 87 के आसपास आया था, आप एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है आपका, ठीक है। प्रोसेस यही होगा, आंसर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 87 के आसपास आएगा। चूज द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम अमंग द कंपाउंड। तो BCl3 बोरान, ठीक है। तो कितने, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। BeCl2 कंफ्यूजिंग है, क्या होगा उसको छोड़ते हैं अभी।
HCl में क्या है कि C जो है दो एटम से, एक यहाँ है सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका तो क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन sp। अब BeCl2 में आते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp होगा। ठीक, कैसे होगा sp? आपको sp2 लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे दो Cl इन्वॉल्व है। तो बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दो हैं भाई, ठीक है, तो एक s और दूसरा p, दोनों मिल करके sp बनाते हैं। तो दो sp ऑर्बिटल जो है पहले आपने बना लेते हैं, उसके बाद Cl का p ऑर्बिटल आकर के ओवरलैप करता है दो Cl का, ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ये ध्यान रखना। तो sp2 sp और sp, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। Among the four compound SN this oxidizing and reducing agent, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो दूसरों का रिडक्शन करे, और रिड्यूसिंग मतलब जो दूसरों का खुद का उसका दूसरों को रिड्यूस कराएगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ समझना है। अब देखो SnCl4, ये Sn+4 में स्टेबल होता है, ठीक है, तो अगर Sn+2 में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके मतलब Sn4 में जाना चाहता है, ठीक है, और लेड जो है हमेशा +2 में स्टेबल होता है, तो अगर वो +4 में है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Pb+2 में जाना चाहेगा। तो ये प्रोसेस हुई रिडक्शन, मतलब अगर ये हुआ रिडक्शन तो ये दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देखो कि लेड एसीटेट जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +2 में जाएगा, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो SnCl2 है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये +4 में जाना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन दूसरे का रिडक्शन कराएगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C। अच्छा, अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ए लिक्विड इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये भाई ध्यान रखना आप लोग, आयोडीन नंबर होता है इसका आंसर, ठीक है, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई न्यूमेरिकल वो नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखना बस। अब देखो अगला क्वेश्चन कंसेप्चुअल है कि इन ए ज्यूटर एंड फॉर्म एन एमिनो एसिड एक्ट है, तो जानते ही हो आप उसका क्या होता है, जैसे RCOO, और मान लो मैं यहाँ पर एक R की जगह पर एक कार्बन यहाँ दे करके NH2 लगा दे रहा हूँ, यहाँ R दे रहा हूँ, तो यहाँ H होता है, तो ज्यूटर आयन में क्या होता है कि ये माइनस हो जाता है और ये NH3 प्लस हो जाता है। तो देखो ये जो है क्या करेगा, H+ डोनेट कर सकता है, ये H+ ले सकता है, तो यहाँ बोथ होगा, बोथ प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। अब अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इन दैट, अब देखो ये तो मैंने कल वाले वीडियो में ही बताया था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में केवल फॉस्फेट ग्रुप का ही डिफरेंस होता है, तो इट लैक द फॉस्फेट। ठीक, न्यूक्लियोसाइड में जो होता है ये शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस दोनों चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस होता है लेकिन फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट होता है, ठीक, ये नहीं रहता है, तो बस ये ध्यान रखना। अब देखो बायो का क्वेश्चन है कि टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई उसका पहला आंसर है, मैथ वालों के लिए बता रहा हूँ, बायो वालों को पता ही होगा, ऑफ स्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना यार। अगला क्वेश्चन है कि मैच द कॉम्प्लेक्स आयन गिविंग द कॉलम 1 हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिया ही है सबका, तो टाइटेनियम है 22 होता है, तो 4s2 और 3d2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो यहाँ से एक यहाँ से, मतलब D1 सिस्टम है, D1 है तो मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो या तो पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है। अब देखो यहाँ वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब आउटर फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इन्वॉल्व होंगे, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आपका जो है सेकेंड ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा। फिर आप देखो CrClC3-, तो यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन में है, मतलब D3 सिस्टम है, D3 मतलब अब जो आएगा वो कहाँ से बाइंड कर सकता है इसके साथ मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सिर्फ यही है, फोर्थ है ऑप्शन, ठीक है, तो ये दो से आपको क्वेश्चन मैच मिल जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहले का सेकंड वाला सिर्फ यही बी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मतलब D5 होगा, D5 और यहाँ देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसको पेयर अप करा देगा, ठीक है,
तो केवल उसके पास क्या बचेगा, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये बचेगा, ये आपका मैच कर जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि इन ए रिएक्शन ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरीज विद द टाइम। तो ये यार देखो इस तरीके से टाइम के साथ कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। तो आप जानते हो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। जीरो ऑर्डर जो होता है उसमें टाइम और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, नहीं सॉरी इस टाइप से नहीं, ये होता है, डिक्रीज करता है ना। तो ये सपोज C0 है तो यहाँ से डिक्रीज करेगा। तो आप देखो कि यहाँ टाइम जब t इक्वल टू 0 है तो 0 पे ये 10 है, जब 2 है तो 2 पे ये 9 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही 4 पे ये 8 हो गया। ठीक, ऐसे ही आपका जब 6 पे पहुँचा तो 7 हो गया। तो ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेल when filled with the liquid A transmit 50%, when filled with the liquid B transmit only 25%. The incident light at a certain wavelength, what would be the optical density at the wavelength when the same cell is filled with the mixture of equal volume of A and B? तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था यार, देखो इस बार भी करा रहा हूँ। A है और B है, सपोज यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही I0, ये ट्रांसमिट कितना हो रही है, I0 ट्रांसमिट होगी कितना 50%, तो I0 का 50 निकाल लो भाई। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 0.5 I0। अब इसके बाद B वाला जो है ये 25 ट्रांसमिट करेगा, तो जो ये 0.5 I0 है इसका 25 निकाल लो, 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 0.25। अब ये जो आया ना तो ये आएगा 125, तो 0.125 I0 ये आ गया आपका पर ट्रांसमिटेंस। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 12.5 आएगा इनिशियल का परसेंटेज। अब सिंपल जानते हो कि ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब एब्जॉर्बेंस होता है, तो ये क्या होता है 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस होता है। तो सिंपल आप यहाँ रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली D के आसपास आएगा, मतलब 0.9 के आसपास आएगा। क्लियर है? If the two solutions are separated by a semi-permeable membrane, the solvent flow in both the direction equally, then the solution are called। तो ये देखो कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल है, तो उसको बोलते हैं आइसोऑस्मोटिक। ठीक है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ Ag प्लस एंड NO3 माइनस इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस इज इतना, देयर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। तो अब देखो यार ये वेलोसिटी का जो रेशियो है u प्लस u माइनस ये है 0.92। ट्रांसपोर्ट नंबर t प्लस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सपोज वेलोसिटी के u प्लस अपन में u प्लस प्लस u माइनस। ठीक है, अब u प्लस आपको पता नहीं है, u प्लस नहीं पता है, u माइनस की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख सकते हो। ठीक है, तो u प्लस डिवाइडेड बाई 0.92, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका t प्लस का जो वैल्यू है 0.48 के आसपास आ रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप t माइनस भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर t प्लस निकल गया तो 1 माइनस t माइनस कर दो, वो भी आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसका जो आंसर है भाई ये है कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज करता है। ये लेड जो बैटरी है इसका एक बार आप थ्योरी देख लेना। हाँ, मैं मतलब इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला जो क्वेश्चन है कि मेटल प्रेजेंट है इन द मेटेलो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस और सल्फाइड ऑक्सीडेज। तो देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है इसमें जिंक होता है और 3 आपके जो है ये ग्रुप नाइट्रोजन वाले रहते हैं, और यहाँ पर जो होता है ये सिंपल वाटर रहता है। ठीक, तो ये प्लस रहता है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जिंक मेटल होता है, जबकि सल्फाइड ऑक्सीडेज में मोलिब्डेनम होता है। तो मोलिब्डेनम के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर सिस्टीन होता है। ठीक है, ये आप डिटेल के स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ मेटल जो है जिंक और मोलिब्डेनम इन्वॉल्व होते हैं। और फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ RCl वाटर एक्सेस अगर दिया है ये, तो मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो
यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, तो टोटल कितने हो गए? दो। तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी दो। लेकिन ये दिया है एक्सेस में, एक्सेस में अगर कोई भी चीज़ दी हुई है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई ऑर्डर में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो ऑर्डर जो होगा वो आरसीएल पर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर हो जाएगा वन, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी दो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको एक्सेस में लिखा हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं डिपेंड करेगा। अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसका 0.6 ग्राम ऑफ ये दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करूँगा। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी जो बच्चे हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है चैनल को फॉलो करिए और वहाँ पे जुड़िए, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए सैंपल ऑफ 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली रिवर्सली फ्रॉम इतने लीटर टू इतने लीटर, इतना डिग्री टेम्परेचर है, फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। कैसे निकालोगे यार? डी जी इक्वल टू क्या होता है? वी डी पी माइनस एस डी टी। किसी को कुछ नहीं पता तब भी हो जाएगा। आइसोथर्मली है तो टेम्परेचर को जीरो कर दो, क्या बचेगा? वी डी पी। अब डी जी का क्या है, यहाँ इंटीग्रेट करके निकाल लो आप, पी वन से पी टू। अब देखो क्यों P1 से P2 कर रहा हूँ, क्योंकि dP है ना, तो V को आपको P के टर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो dP इक्वल टू nRT, यहाँ से कन्वर्ट कर लो तो V इक्वल टू nRT बाई P मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ nRT बाई आप P करोगे तो dP बाई P आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन nRT ln P2 बाई P1। अब यहाँ बोलोगे कि सर जो है आपने तो प्रेशर के टर्म में करा दिया, लेकिन दिया तो वॉल्यूम है। भाई P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 किस दिन काम आएगा? टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो यहाँ से लगा दो तो P2 बाई P1 की जगह क्या आ जाएगा? V2 बाई V1। समझ रहे हो? तो यहाँ V2 दिया है आपका, V1 दिया है 230 लीटर, V2 दिया है 2.3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखो, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 115 किलो जूल के आसपास आया है। ठीक, एक बार सॉल्व करके आप देखो, इसको बता दिया मैंने सब कुछ। गिवन द Q हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम, एक सिस्टम है जिसको हीट Q ट्रांसफर किया गया, W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम पर काम किया जा रहा है बाहर से। ठीक, डेल्टा U इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज इक्वल टू W। आइसोथर्मल अगर प्रोसेस होगा तो उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो तो जीरो होगी। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना भी हीट आप सप्लाई करोगे वो क्या होगा? उसके प्लस वर्क डन जो ऑन द सिस्टम होगा उसके इंक्रीज के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, इतना दिया है, टेम्परेचर इतना दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखो भाई K1 और K2 दिया है, टेम्परेचर T1 और T2 दिया है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे? सबको पता है यार, इतनी बार बता चुका हूँ। कैसे निकालोगे? ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या होगा? EA बाई R, 1 बाई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ठीक है, यहाँ लगा दो, K1 K2 की वैल्यू दी हुई है, ये भी सारा दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे ना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताओ कितना मिल रहा है। ठीक, मैं आप लोगों को ज़्यादा काम दे रहा हूँ ताकि आप इंगेज रहो। ठीक है, ये मत सोचो कि हाँ मतलब मैं आप लोगों को फ्री छोड़ रहा हूँ, आंसर नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप लोग सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, बस वीडियो पे कमेंट करके भाग जाते हो। तो अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएशन विद द सेल रिएक्शन फॉर द दिस। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? कुछ नहीं है, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड फ्री एनर्जी निकालना है। तो ईएमएफ कैसे निकालोगे? देखो यार, E इज इक्वल टू नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो ना, E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ क्या होता है? देखो पहले सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो कॉपर से कहाँ जा रहा है? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जा रहा है ना। अब अगला देखो कि Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है Ag में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड कर दो तो कॉपर 2 प्लस इधर आ जाएगा Ag प्लस।
2Ag+। बाकी मैं इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्टिविटी 1 होती है Ag और इसकी कॉपर की सॉलिड की। तो यहाँ पे आपका आएगा प्रोडक्ट, तो कॉपर 2+ की एक्टिविटी जो होगी प्रोडक्ट की अपॉन Ag+ का स्क्वायर हो जाएगा इसकी एक्टिविटी का। ये वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लो। अब बोलोगे सर E0 तो दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे? अरे यार इतनी बार तो बता दिया, E0 बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड क्या है? सिल्वर है, ठीक है। तो सिल्वर का कितना दिया है? 0.79, 0.799 माइनस एनोड का कितना है? 0.333, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आप घटाओगे तो 0.4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पर कॉपर 2+ और Ag+ का स्क्वायर है, तो सिंपल आप रखो यहाँ पर 0.466, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ कॉपर 2+ की एक्टिविटी सेम है कि नहीं? 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 0.02, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कर दोगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। प्रोसेस मैंने बता दिया। यहाँ से जब E मिल जाए तो डेल्टा G बराबर क्या लगाओगे, कैसे निकालोगे? माइनस NF E0 सेल, ठीक है, ये लगा करके आप निकाल सकते हो, ठीक। तो ये सिंपल आपका फार्मूला है, आप निकाल करके बताइए मुझे कि आपका कितना आंसर आ रहा है। तो यार देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।